हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय साक्य। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजीए क्रिएटिव क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर। अभी तक जो हम लोगों ने पिछले जितने भी लेक्चर पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने चैप्टर वन के बेसिक कॉन्सेप्ट को और एक्सरसाइज 1.1 को ही सॉल्व हम लोगों ने किया है। तो आज ये लास्ट लेक्चर है एक्सरसाइज 1.1 का। एक बार हम लोग इससे प्रीवियस लेक्चर में 10 क्वेश्चन तक हम लोगों ने अटेम्प्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना। So that the relation are in the set A of point in a plane given by, ये बोला गया यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है वो एक सेट A है ऑफ द पॉइंट, मतलब कोई एक पॉइंट A है जो किसी प्लेन पर गिवन है और दिया गया यहाँ पर P, Q such that distance of P from the origin is same as the distance of Q from the origin। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मान लो ये कोई पॉइंट है P और ये वाला पॉइंट है कोई Q, इसकी डिस्टेंस ये वाला पॉइंट है ऑरिजिन 0,0, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम है किसी प्लेन की। तो ये क्वेश्चन में इन्होंने दिया है, ठीक है। तो तुमसे यहाँ पर क्या बोला गया, सबसे पहले इस वाले रिलेशन को आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। उसके बाद ये प्रूफ करना है कि जो P है वो नॉट इक्वल होगा 0,0। तो देखो फिगर से ही हमें पता लगता है कि P के कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे ही नहीं, क्योंकि P एक ऐसा पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस ऑरिजिन से और एक Q पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस ऑरिजिन से दोनों की सेम है। तो दोनों की जब सेम है तो P तो ऑरिजिन हो ही नहीं सकता है। तो उसके बाद क्या प्रूफ करना था कि सर्किल है वो पास हो रहा है P पॉइंट से भी और ऑरिजिन से भी। तो वो बात की बात है। पहले हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करेंगे। देखो यहां से सॉल्यूशन इसका जब हम करेंगे तो सॉल्यूशन में पहले दिया गया जो रिलेशन है वो A से है, तो इसका मतलब R सबसेट हो जाएगा A क्रॉस A का। ये चीज पहले समझो, R जो सबसेट है वो A क्रॉस A का सबसेट हो गया यहाँ पर। अब पहले से ही हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं जब हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे, क्योंकि पहला केस हमारा होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। तो जब आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पर प्रूफ करेंगे तो दोनों ही पॉइंट ऐसे हैं, जैसे अगर हम ये लिख दें, देखो यहाँ पर अगर हम ये लिख दें P बिलोंग्स टू A, P बिलोंग्स टू A, तो हो जाएगा यहाँ पर P, P, ठीक है, P, P बिलोंग्स टू R, बिकॉज देखो यहाँ पर P एक ऐसा पॉइंट है जो A से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर P, P ये दोनों ही P हो गए और ये R से। तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पर, भाई ये बताओ डिस्टेंस P और P, तो P और P डिस्टेंस आपस में वैसे भी इक्वल है, तो P, P बिलोंग करेगा R पे, तो इसलिए लिख दोगे यहाँ पर R इज रिफ्लेक्सिव। ये तुम्हारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? रिफ्लेक्सिव हमने ऐसे प्रूफ कर दिया। उसके बाद आता है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की जब हम बात करें यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन, तो तुम एक चीज देखो, यानी कि P, Q बिलोंग्स टू R, P, Q बिलोंग्स टू R का मतलब है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ऑरिजिन, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ऑरिजिन। भाई इसका लॉजिक तो अभी ये था, ये चीज क्वेश्चन में गिवन है कि जितनी डिस्टेंस P की ऑरिजिन से है उतनी ही डिस्टेंस Q की ऑरिजिन से है। अब अगर मैं इसको जस्ट रिवर्स करके अगर लिखें, रिवर्स करके लिखने का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ऑरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन। क्लियर है? तो इसका मतलब जब डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ऑरिजिन, जब P और Q इक्वल थे तब P, Q बिलोंग कर रहा था R में। जब Q और P इक्वल है तो Q, P भी बिलोंग किस में करेगा, R में। तो इसलिए आप लिख दो यहाँ पर R इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है भाई? सिमेट्रिक रिलेशन हमने प्रूफ कर लिया। अब इसके बाद आता है ट्रांजिटिव रिलेशन।
ट्रांजिटिव रिलेशन। तो जब ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे तो तुम एक चीज देखो, P कॉमा Q बिलोंग्स टू R कॉमा Q कॉमा R, ठीक है, बिलोंग्स टू R, दो P Q Q R। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस वाले स्टेटमेंट का मतलब समझना पहले इस वाली कंडीशन का, यानी डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन इज इक्वल टू, कैपिटल और रिप्रेजेंट करेगा यहां पर ऑरिजिन को, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ऑरिजिन। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अब इस वाले जब Q कॉमा R भी अगर रिलेशन को लाई करेगा तो इसका मतलब आप यहां से क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ Q, ठीक है, फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ऑरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम ऑरिजिन। इक्वेशन नंबर सेकंड। भाई देख लो यहां से, पहला P और Q था तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ऑरिजिन। अब जब Q और R है तो डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ऑरिजिन और डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम ऑरिजिन, ये दोनों इक्वल हो गए। अब इन दोनों इक्वेशन को एक बार देखो, मतलब जो P है वो Q के इक्वल है और Q किसके इक्वल, R के इक्वल। तो यानी कि P डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहां पर लिखेंगे Y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम ऑरिजिन। क्लियर है? ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो आप यहां से लिख सकते हो कि P कॉमा R इज ऑल्सो बिलोंग्स टू, ठीक है, रिलेशन। तो देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। R हमारा कैसा हो गया यहां पर, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो हेंस R is an equivalence relation। ठीक है भाई, हमसे बोला गया था, हमने इक्विवेलेंस रिलेशन यहां पर प्रूव कर लिया। अब समझो पहले इस चीज को, क्या बोला गया मुझे यहां पर, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट P इज नॉट इक्वल टू 0,0। तो मुझे सिर्फ एक बात बताओ, अगर ऑरिजिन हमने ये मान लिया, भाई इसको पहले ध्यान से समझो, अगर ये वाला पॉइंट अगर हमने ऑरिजिन मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो ये वाला पॉइंट हमारा P होगा और ये वाला पॉइंट तुम्हारा Q होगा। इसकी डिस्टेंस भी K है तो इसकी डिस्टेंस भी K है। तो मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या P पॉइंट के कभी भी कोऑर्डिनेट 0,0 हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, इन्होंने क्या बोला कि जो P है वो नॉट इक्वल टू 0,0। तो बिल्कुल, बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ऑरिजिन इज इक्वल टू K। K इज द कॉन्स्टेंट नंबर। तो ठीक है, तो दैट्स वाई P इज नॉट इक्वल टू 0,0। आप यहां पर लिख भी सकते हो, ठीक है ना, आप यहां पर लिख भी सकते हो कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। पहले हम इस वाली लाइन को भी हम समझाएंगे, पहले ध्यान से इस वाले क्वेश्चन को देखो और इसको नोट करो। अभी हमने जो इस वाली बात को समझाया था, एक बार दोबारा से देख लो। हमने क्या बताया था भाई, ये वाला पॉइंट हमारा एक ऑरिजिन वाला पॉइंट है। क्लियर है? ऑरिजिन ये दिया गया जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 हैं। ये वाला पॉइंट एक P पॉइंट है और ये वाला पॉइंट एक K पॉइंट है जिसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस दोनों की सेम है, हमने K मान ली। अब भाई जब ऑरिजिन से डिस्टेंस सेम है तो ये तो क्लियर है कि P के कभी भी कोऑर्डिनेट 0,0 नहीं होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर ये 0,0 हो जाएगा ना तो ये भी 0,0, बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ऑरिजिन इज ऑलवेज इक्वल, बोला गया इस क्वेश्चन में, इज इक्वल, इज सेम। तो इसलिए P के कोऑर्डिनेट 0,0 हो ही नहीं सकते। तो हम यहां पर क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन इज सेम as the distance of Q from origin is K। ठीक है, तो therefore P is not equal to 0,0 and circle passing through the
पॉइंट P। बस ये चीज़ हमसे बोली गई थी कि ये इसके नॉट इक्वल होगा। कैसे नॉट इक्वल होगा वो चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, सो दैट द रिलेशन R इज डिफाइंड इन सेट A। और जो सेट A जो हमारा है वो ऑल ट्रायंगल का सेट है जिसमें T1 T2 T1 सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले जितना क्वेश्चन बोला गया आप उसको करो, मतलब इस वाली कंडीशन को आप इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करो। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है कि वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो एक बार हम सबसे पहले इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करेंगे। तो सॉल्यूशन आप इसका देखो, सॉल्यूशन में दिया गया जो रिलेशन है वो सेट ए से है, इसका मतलब R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ये तो क्लियर है। अब यहां से जब हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो देखो यहां से जब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो क्या बोला गया, T1 और T2 दोनों ही सिमिलर हैं। तो T1 और T2 सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर मैं यहां पर ये लिखें T1 बिलोंग्स टू A, तो इसका मतलब T1 T1, ठीक है ना, इज बिलोंग्स टू R। ये दोनों क्यों आपस में लाई करेगा, उसका रीजन ये है T1 इज सिमिलर इटसेल्फ। भाई T1 जो है वो खुद का तो सिमिलर होना ही होना है। तो फाइनली डायरेक्टली हम लिख देंगे देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये तो चलो हमने यहां से लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है उसके बारे में आप सभी देखो पहले। तो सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो एक चीज देखो, T1 T2 बिलोंग्स टू R। तो हमने लिख दिया क्या है इसमें, T1 इज सिमिलर टू T2। क्लियर है भाई। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो इसका मतलब जो T2 है T2 इज सिमिलर टू T1। तो इसका मतलब T2 T1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये तुम्हारा सिमेट्रिक रिलेशन भी तुमने प्रूफ कर दिया। अब थर्ड रह गया तुम्हारा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन और एक बार देख लीजिएगा। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में देखना, अब हमने क्या लिखा है इसमें T1 T2। भाई ट्रांजिटिव रिलेशन मैंने बताया था ना, दो कंडीशन, दो ऑर्डर्ड पेयर मस्ट हैं, यानी दो ऑर्डर्ड पेयर जब गिवन होंगे तब हम डिसाइड ये कर पाएंगे क्या ये ट्रांजिटिव होगा भी या ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हमने दो रिलेशन दे दिए, T1 और T2 बिलोंग करेगा R में और T2 और T3 भी बिलोंग करेगा R में। तो भाई इसका मतलब क्या है, T1 इज सिमिलर, या डायरेक्टली सिमिलर का साइन यूज करो, T1 इज सिमिलर टू T2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। और T2 इज सिमिलर T3, इक्वेशन नंबर सेकंड। भाई जब T1 T2 बिलोंग R को करेगा, जब रिलेशन को लाइक करेगा ही करेगा, तो T1 T2 सिमिलर हो गया। और जब T2 T3 भी R को रिलेशन को बिलोंग करेगा तो T2 सिमिलर T3 के हो गया। वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब हम इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो T1 डायरेक्टली सिमिलर हो जाएगा T3 के। जब T1 T3 के सिमिलर है तो इसका मतलब T1 T3 बिलोंग्स टू R। तो देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। जो ये है कौन सा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। जब ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया तो यहां से आप लिख सकते हो हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। भाई ये चीज हमने प्रूफ कर ली। क्लियर है। T1 T2 सिमिलर हो गया। अब बोला गया T1 की साइड ये गिवन है, T2 की साइड हमें ये दे देंगे, T3 ये दे देंगे। बोला गया विच ट्रायंगल अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड, इन तीनों में कौन कौन से एक दूसरे को रिलेट करेंगे। तो देखो T1 और T3 सिमिलर हैं, तो T1 और T3 दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, यही तो कंडीशन थी। तो T1 देखो, T1 हमें दिया गया भाई 3, तो 3 अपॉन, और T3 दिया गया 6,
इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10। देखो यहाँ से भाई इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2 1/2 1/2 भाई, तीनों सिमिलर आ गया नहीं आ गया? तो जैसे ही तीनों सिमिलर आए तो लिख दोगे यहाँ पे देयरफॉर T1 रिलेटेड टू T3। अब T1 T2 देख लो, यहाँ से T1 दिया गया 3, ये 5, 4 12 5 13, तो ये तो इसको रिलेट नहीं करेगा ना, लेकिन ये इसको रिलेट करेगा। तो ये बोला गया T1 रिलेटेड टू T3। ठीक है, दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए। एक सेट ए है जो पॉलीगॉन्स का सेट है, क्लियर है ना? पॉलीगॉन्स का सेट है जिसमें P1 और P2 ऐसे दो पॉलीगॉन्स हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। जितनी P1 में साइड है उतनी ही P2 में साइड है। इसको तुम्हें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। पहले इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करो। तो देखो यहां से जब हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे, दिया गया रिलेशन ए सेट के साथ है, यानी ए क्रॉस ए, जिसमें बोला गया यहां पर जो ए सेट है वो सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, ये चीज आपने यहां पर लिख दी। ठीक है भाई, जो ए सेट है वो सेट ऑफ पॉलीगॉन्स है। अब रिफ्लेक्सिव प्रूफ करो। पहले जब हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, समझ में आ रहा? अभी तक जितने क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं ना सभी एज इट इज मेथड्स होने। तो जब आप इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करोगे तो पहले यहां पर लिख दो कि P1 जो है वो लाई करेगा ए में। जब P1 लाई अगर ए में करेगा तो P1, P1 बिलोंग्स टू R। अब P1 और P1 मैंने दोनों लिख दी हैं, तो इसका मतलब P1 का मतलब क्या है? जितनी P1 में नंबर ऑफ साइड्स हैं उतनी तो P2 में थी, और P2 की जगह पर भी मैंने P1 लिख दिया है, तो इसका मतलब P1 इन दोनों में तो एक जैसी साइड होंगी। जब इन दोनों में एक जैसी साइड होंगी इसका मतलब लिख देंगे हम R1 इज एन, ठीक है, R1 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये आपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन, तो देखो यहां से जब हम सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हमने यहां पर लिखा कि P1, P2 जो हैं वो रिलेशन में लाई करेंगे। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ साइड इन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इन P2। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब इसको अगर मैं जस्ट रिवर्स करके अगर लिख दें, नंबर ऑफ साइड्स इन P2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P1। तो जब मैंने स्टेटमेंट को अगर उल्टा कर दिया है तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि जो P2, P1 ये भी किस में लाई करेंगे? रिलेशन में। जैसे ये चीज हमने लिखी तो आप यहां पर ये भी लिख दोगे R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है? अब लास्ट हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन की एक बार और देखो। अब तो जब हमने ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात की है तो ट्रांजिटिव रिलेशन को अगर हम देखें इसको तो तुम देखना यहां से। अब अगर मैं यहां से लिख दें P1, P2 अगर R को बिलोंग करेंगे, क्लियर है, और P2, P3 ये भी R को लाई करेंगे, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो अभी तक इससे पहले जितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं ना, देखो सभी का मेथड एक है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P2, यानी नंबर ऑफ साइड्स इन P2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P3, ये भी इक्वल। इक्वेशन नंबर सेकेंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो नंबर ऑफ साइड्स
इन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P3, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब P1 कॉमा P3 इज बिलोंग्स टू रिलेशन P1 कॉमा A कॉमा B बिलोंग्स टू R और B कॉमा C बिलोंग्स टू R, देन A कॉमा C इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो A कॉमा C इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। जैसे ही आपने इतना इसको बिलोंग करवा दिया तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ये हमारा एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ट्रांजिटिव जो रिलेशन हो गया तो हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, आपने यहां से R को एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी प्रूफ कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज ए रिलेटेड टू द राइट ट्रायंगल T विद साइड 3 4 5। अब बोला गया सेट क्या होगा जो रिलेट करेगा इस राइट ट्रायंगल को जिसकी साइड 3 4 और 5 है। भाई जब हमने ट्रायंगल की बात की है तो आप जैसी बात देखो, हम यहां पर एक यूनिवर्सल सेट को लिख देंगे। बोला गया कि क्या सेट होगा, उस सेट के क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, तो आप डायरेक्टली बिलोंग कर दोगे। जो ये वाला क्वेश्चन दिया गया, एंड सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स is related to the right triangle of sides 3 4 and 5। क्लियर है ना भाई। लास्ट वाला सॉल्यूशन हमने किस तरह से लिखा है, क्वेश्चन क्या बोला गया था कि हमें हमें एक वो सेट बताना है जिसमें ये ट्रायंगल लाई करना चाहिए, तो हमने क्या बता दिया, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सभी ट्रायंगल हैं, तो वो जो सेट है वो रिलेट कर जाएगा इस वाले ट्रायंगल से जिसकी साइड 3 4 5 है। ठीक है ना, यही सॉल्यूशन है क्वेश्चन का। वीडियो को पॉज करके और वीडियो को ध्यान से समझो तब क्वेश्चन समझ में आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है। भाई देखो अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए ना, बिल्कुल एज इट इज मेथड से क्वेश्चन नंबर 14 भी होना है। लेट एल विद द सेट ऑफ ऑल लाइंस एक्स वाई प्लेन, एक एल लाइन है जो कि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही, ठीक है ना। रिलेशन जो हमें दिया गया वो एल के साथ है, तो हमें से क्या बोला गया, L1, L2, L1 इज पैरेलल टू L2, तो हमें इसको जो ये दिया गया रिलेशन, इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। पहले आप इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करो, फिर बाद में हम इस वाली लाइन का भी सॉल्यूशन बताएंगे। क्लियर है ना। तो पहले इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करो। तो देखो यहां से इक्विवेलेंस रिलेशन जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो पहले तो जो रिलेशन दिया गया है वो L के साथ है, तो इसका मतलब L क्रॉस L कर दें भाई। L के साथ दिया गया, L क्रॉस L कर दिया मैंने। सबसे पहला केस आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में L1 L2 के पैरेलल है। अब मैं अगर यहां पर लिख दें L1 बिलोंग्स टू L, देन L1, L1 इज बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो यहां से भाई L1 एक ऐसी लाइन है, L1 के सामने एक L1 और लाइन हो तो वो दोनों तो वैसे भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्लियर है ना। तो मैं लिख दिया L1, L1 बिलोंग्स टू R, तो इसलिए ये वाला रिलेशन हमारा R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये वाला हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब आप सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन देखो यहां से अब मान लो हमने यहां पर ये कर दिया L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन। L1 और L2 रिलेशन को बिलोंग करेंगे, तो इसका मतलब ये है L1 इज पैरेलल टू L2। क्लियर है भाई, L1 L2 के पैरेलल है। जब L1 L2 के पैरेलल है तो इसका मतलब L2 L1 के भी पैरेलल होगा। तो इसका मतलब जब हमने इस वाली कंडीशन को रिवर्स कर दिया है तो हम ये भी लिख सकते हैं L2, L1 बिलोंग्स टू रिलेशन। जब ये हमने लिख दिया तो यहां से हम लिख भी देंगे R इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये हमारा कैसा रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब लास्ट रिलेशन हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन।
ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन को अब आप देखें, ट्रांजिटिव रिलेशन में दो ऑर्डर्ड पेयर हमें गिवन हो, जैसे मैं लिख दिया L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन और L2, L3 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो इसका मतलब है L1 पैरेलल टू L2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट और L2 पैरेलल L3 इक्वेशन नंबर 3। जब L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड L1 इज पैरेलल टू L3। क्लियर है या नहीं भाई? L1 डायरेक्टली किसके पैरेलल हो जाएगा? L3 की पैरेलल हो जाएगा। जब ये इसके पैरेलल हो जाएगा तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं L1, L3 बिलोंग्स टू R। जैसे ये आपने लिखा तो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये हमारा कैसा रिलेशन हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन। अब जैसे ही ये तुम्हारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा तो लिख दोगे यहाँ से हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, और हमारा कैसा रिलेशन हो गया? यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है ना? अब देखो क्वेश्चन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस। हमें मतलब वो सेट फाइंड आउट करना है जिसमें ये वाली लाइन रिलेट कर जाए। तो देखो यहां पर एंड अब y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 दिया गया। 11th क्लास में हम लोगों ने एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या आ गई? यहां पर 2 आ गई। अब अगर दो लाइन के स्लोप आपस में इक्वल हैं, आप याद करो, रिवाइज करो क्लास 11th को, दो लाइन के स्लोप अगर आपस में इक्वल हैं तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। अगर दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 के इक्वल है तो वो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो इसका मतलब जब अगर हमें लेकिन कौन सी लाइन फाइंड आउट करनी? जो इस वाली लाइन से रिलेट करें। तो इसका मतलब मुझे पैरेलल लाइन का सेट फाइंड आउट करना है। अगर पैरेलल लाइन का सेट फाइंड आउट अगर हम करेंगे तो भाई उसका भी स्लोप क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो आप एक अपनी तरफ से जनरलाइज करेंगे तो इसका मतलब लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस के c, और c यहां पर केवल एक, अगर मानो तो ये एक इंटरसेप्ट है। क्लियर है? इंटरसेप्ट है ये। तो ये लाइन है 10। ठीक है? ये वाली जो लाइन है ये किससे रिलेट करेगी? y इक्वल टू 2x प्लस 4। ठीक है? दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे ये बोला गया है कि लेट आर विद रिलेशन इन सेट। ये हमें एक आर रिलेशन दिया गया, वो इस वाले सेट से रिलेशन दिया गया है जिसका आर रिलेशन भी हमें गिवन है। हमें इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया आर है वो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। तो भाई रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि जितने भी सेट यानी 1 2 3 4 इसके डबलेट्स प्रेजेंट होने चाहिए तब तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो दो 1 1 1 1 2 2 3 3 और 4 4। ठीक है ना? देखो यहां से भाई इसमें दिया गया 1 1 2 2 3 3 4 4। इसका मतलब भाई रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है? सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है? सिमेट्रिक का मतलब है a, b, तो b, a भी वहां पर होना चाहिए। जैसे यहां पर दिया गया है 1, 3 तो 3, 1 नहीं है, 3, 2 तो 2, 3 भी नहीं है। इसका मतलब ये कि सिमेट्रिक तो वही नहीं होगा। जब सिमेट्रिक नहीं होगा तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है ना भाई? ये सिमेट्रिक तो पॉसिबल ही नहीं है। अब हम दूसरी बात करें, आर है वो रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। उसके बाद ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव हम कैसे देखेंगे वो चीज देखो, 1 2 और 2 2 तो 1 2 तो 1 2 ये खुद ही है, एक कंडीशन सेटिस्फाइड है। उसके बाद यहां से, उसके बाद अगर हम देखें यहां से जैसे 1 3 3 3 तो 1 3 ये खुद ही है। तो 1 3 3 2 तो 1 2 तो 1 2 उधर दिया गया, 3 3 3 2 यानी 3 2 3 2 ये खुद ही दिया गया। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है और नॉट सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक तो है ही नहीं। तो ये वाला ऑप्शन तुम्हारा इस केस में सही हो गया। अब चाहो तो एक बार ये वाला ऑप्शन भी चेक कर लो, भाई सिमेट्रिक है, क्या बोला गया? सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक तो है ही नहीं, ये वाला भी गलत हो गया। अब यहाँ पर ये बोला आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन तो है ही नहीं। क्लियर है? क्योंकि हमारा सिमेट्रिक रिलेशन ही नहीं। तो सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।
ये क्वेश्चन करने से पहले पूरी वीडियोस को ध्यान से देखो और जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे मुझे ये पता लगे कि क्या चीज़ आप समझ पा रहे हैं, क्या चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं, जिससे जो भी हम नेक्स्ट लेक्चर अपने वीडियोस नेक्स्ट लेक्चर की जो भी वीडियोस बनाएंगे कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट ऐसे हम उसमें बताएं जिससे आप 100% उन क्वेश्चन को कंसेप्ट को समझ पाएं। क्लियर है ना। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम बात करेंगे। 16 क्वेश्चन क्या बोला गया, लेट आर विद द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर। तो रिलेशन हमें ये दिया गया है जिसमें बोला गया बी की जो वैल्यू है 6 से बड़ी है। तो देखो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आंसर मैच करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी है। जैसे देखो यहाँ पर भाई ये हमारी ए की वैल्यू होती है और ये हमारी बी की वैल्यू होती है। आप देखो यहाँ से बोला गया कि बी की वैल्यू 6 से बड़ी होगी, जब 6 से बड़ी होगी तो ये वाला ऑप्शन तो अपने आप गलत हो गया, भाई 6 से बड़ी है वैल्यू। अब मान लो अब 6 से बड़ी यहाँ पर आ गई क्योंकि ये वाली हमारी बी की वैल्यू है और ये वाली हमारी ए की वैल्यू है। तो b की वैल्यू 8 है, तो जब आप 8 यहां पर रहोगे तो 8 - 2 यानी कितना बचा 6, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है 3, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब ये वाला देखो 8 जब 8 - 2 6, तो यहां पर 6, इसका मतलब C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड लास्ट ऑप्शन इज दिस D। तो 8 7 ये तो अपने आप गलत हो गया। तो इस वाले चैप्टर में जो ऑप्शनल क्वेश्चन है तो ऑप्शनल क्वेश्चन तो बहुत आसानी से होंगे, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना।